हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है CUET हिंदी मीडियम। और आज की इस क्लास के अंदर भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने आई हूं मैं, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नोट्स कैसे बनाना चाहिए। ये एक ऐसी टॉपर की स्ट्रैटेजी है जो कि ना कोई नहीं बताता, ठीक है। सब अपने पास इसे छुपा करके रखते हैं। आप कभी भी देखना, किसी भी टॉपर के पास चले जाना पूछने के लिए कि भाई तेरे नोट्स मिलेंगे क्या, वो कभी अपने नोट्स शेयर नहीं करता है, क्योंकि ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो एक्चुअल में अगर तुमने इसका सही टाइम आने पर इस्तेमाल किया तो यही है जो तुमको युद्ध जितवाएगा। यानी कि युद्ध क्या है, तुम्हारे एग्जाम को टॉप करना एक्चुअल में। एंड ये वही एक बेटा हथियार है, वही शस्त्र है जो एक्चुअल में अगर तुमने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया, सही तरीके से इसका उपयोग करा, तो ये तुमको पूरा पूरा एग्जाम में टॉप करवा देगा। तो ये टॉपर की स्ट्रैटेजी है। और किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए, क्यों नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स बनाने का इंपॉर्टेंस क्या है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आज शेयर करने वाली हूं और पूरा पूरा तकनीक आपको बताने वाली हूं, जिससे एक्चुअल में टॉपर जिसको फॉलो करते हैं, नोट्स बनाते हैं और उन्हीं नोट्स से पढ़ करके टॉप मारते हैं, उस चीज के बारे में आज मैं बात करूंगी। तो इस वीडियो को अगर आपने ओपन किया है, यानी कि जाहिर सी बात है आप भी ये टेक्निक सीखना चाहते हो, तो पूरी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं और ऐसी चीजें जो एक्चुअल में बाकी सभी यूट्यूबर्स आपको नहीं बताते हैं। वो लोग बहुत सिंपल सी, कोई आपको बोलेगा कि इस हैंडराइटिंग का इस्तेमाल करो, ऐसे पेन का इस्तेमाल करो, हाईलाइटर का इस्तेमाल करो, ये बेसिक चीजें हर कोई बताता है। लेकिन भाई मैं लिखूं क्या, क्या जरूरी है, क्या ऐड करना चाहिए, क्या मुझे लिखना चाहिए, ये बातें मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम ना एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में बहुत आता है, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा है यार कि मैम हम नोट्स बना लेंगे। हर टीचर जो है बच्चे को बोल रही होती है कि भाई नोट्स बना लेना, नोट्स बना लेना। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने जो हर अपने पूरे टीचिंग करियर में हर बच्चे से सुना है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो यही रहा है कि मैम मैं नोट्स बना लूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं इन नोट्स से पढ़ूं तो मेरे 100 में से 100 आ सकते हैं। और बहुत सारे लोग ना इसमें अलग 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 जवाब देते हैं। कोई कहता है कि नोट्स नहीं है ना, आपको ये चीज भी बहुत जरूरी होती है, आपको बुक पढ़ के जानी चाहिए, नोट्स तो एक जरिया है, फलाना फलाना, बहुत सारे अलग अलग जवाब है। मैं तुमको देखो फालतू की कोई बात नहीं करूंगी, मैं सीधा सीधा तुमको एक फैक्ट तुम्हारे साथ एक शेयर करना चाहती हूँ, एक छोटी सी कहानी तुमको बताती हूँ, जिससे तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा नोट्स में कितनी पावर होती है। तो देखो, मेरे जो 11th स्टैंडर्ड है ना, मैंने उसमें कॉमर्स लिया था। 10th से पहले मैंने कभी भी कॉमर्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे। 11th में मैंने ये सब्जेक्ट, ये स्ट्रीम चूज करी। मेरे को इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था और 10th में अच्छे से पढ़ाई करने के बाद 11th में मैंने ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान भी नहीं दिया था, ठीक है। मैं लगभग जैसे तैसे पास हो रही थी, है ना, लाइन पे। मैं इतने मार्क्स लेकर आ रही थी जो कि एकदम बॉर्डर लाइन पे पास होता है। अगर एक भी नंबर कम तो मेरे शायद मैं फेल हो गई होती। ऐसे मैं मार्क्स लेकर के आई। लेकिन क्लास 12th में जाते ही के साथ मुझे समझ में आ गया कि भैया 12वीं में आ चुके हैं, तो मैंने बहुत विगरसली अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। मैंने इकोनॉमिक्स का, ये बहुत ही टफ लगता था मुझे सब्जेक्ट, मैंने इकोनॉमिक्स का एक प्रॉपर तरीके से कोचिंग जानी शुरू कर दी थी। वहां पे जो मेरी टीचर थी ना, वो उन्होंने बहुत मुझे हेल्प किया और उन्होंने मुझे एक्चुअल में नोट्स का महत्व समझाया। वो जो टीचर थी उनका नाम भी मैं बता देती हूँ, गार्गी नाम था उनका, गार्गी मैम, ठीक है। सो वो मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी। उन्होंने सबसे पहले दिन, हम किताब लेकर के बैठे थे, उन्होंने सबसे पहले दिन मेरी किताब बंद करवाई और उन्होंने केवल मुझे चीजें बतानी स्टार्ट करी। और उन्होंने बोला कि ये नोट्स जो हैं, जो मैं बता रही हूं, जो मैं बोल रही हूं, जैसा बोल रही हूं उसको लिख लो, ठीक है। उन्होंने बताना शुरू किया और उन्होंने मुझे एक्चुअल में नोट्स कैसे बनाने चाहिए वो भी बताया। शुरुआत में उन्होंने मुझे खुद दिखाया कि बेटा ये इस तरीके से नोट्स बनते हैं। उन्होंने नोट्स बना करके दिखाया 1-2 चैप्टर के। उसके बाद जब मैं सीख गई, मैंने खुद से नोट्स बनाए। मैंने पूरे साल सिर्फ वो जो पढ़ाती थी, मैंने केवल उनको नोट्स को लिखा, उनको एक्चुअल में प्रॉपर तरीके से उन चीजों के नोट्स बनाए। और मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स में बुक को टच भी नहीं किया था, मैंने केवल उन नोट्स से पढ़ाई करी थी। और केवल उन नोट्स से पढ़ करके जो बच्चा 11th में इकोनॉमिक्स में बॉर्डर लाइन पे पास हो रहा था, मैं 100 में से 98 मार्क्स लेकर के आई थी, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं अपने रिजल्ट का फोटो भी यहाँ पर डाल सकती हूँ। 100 में से मेरे 98 मार्क्स आए थे। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू दैट टीचर, क्योंकि उन्होंने मुझे एक्चुअल में सही तरीके से नोट्स बनाना समझाया। 12th से पहले भी नोट्स बनाते आ रही थी, लेकिन सही तरीके से नहीं बना रही थी। उन्होंने मेरे को एक्चुअल में सही तरीका बताया था कि इफेक्टिव नोट्स बनते कैसे हैं, इस तरीके से बनाओगे तो एक्चुअल में तुमको मदद मिलेगी। और इसलिए यहीं पर आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि क्या नोट से पढ़ करके टॉप मार सकते हैं। हाँ, मार सकते हो। मेरे 2 नंबर भी जो कटे थे ना, वो मेरे रिटन एग्जाम में नहीं, वो मेरे वाइवा में कटे थे, क्योंकि मैं वाइवा जब देते हुए मैंने कुछ गलती करी थी, मेरे 2 मार्क्स वहां पे कटे थे। मेरे को पूरे मिले थे, 80 आउट ऑफ 80 मेरे को मिले थे मेरे बोर्ड के एग्जाम में। सो अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्या नोट से पढ़ करके टॉप कर सकते हैं, तो इसका एक ही जवाब मैं दूंगी कि हाँ, नोट से पढ़ करके टॉप किया जा सकता है, अगर आपके नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बने हैं।
अगर तुमने नोट्स बहुत अच्छे बनाए हैं, बहुत ही सॉर्टेड और इफेक्टिव नोट्स बनाए हैं, तो तुम भी अच्छे से टॉप मार सकते हो। फिर ये सब किताबों के झंझट में नहीं पढ़ना पड़ेगा। बुक्स जरूरी होती हैं, लेकिन नोट्स, आपके खुद के पर्सनल नोट्स और भी ज्यादा जरूरी होते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के बाद मैं दूसरे एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन को पहले एड्रेस करना चाहूंगी। वो ये है कि बहुत सारे बच्चे ना एक्चुअल में ये पूछते हैं कि मैम, हमें खुद के नोट्स बनाने जरूरी है क्या? मैं इस फलाना कोचिंग सेंटर पे जाता हूं पढ़ने के लिए, वहां पे जो टीचर है वो मुझे नोट्स प्रोवाइड कर देती है, तो वो नोट्स से पढ़ करके मेरा काम नहीं चलेगा। या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि मैम, मैंने अपने दोस्त के नोट्स ले लिए हैं, मैं नोट्स नहीं बनाता क्योंकि मैं नहीं बना पाता, क्लास में बहुत जल्दी नहीं लिख पाता, मैंने अपने दोस्त के नोट्स ले लिए हैं, है ना, उन नोट्स से मैं पढ़ रहा हूं, क्या उस नोट से भी काम चल जाएगा? तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग बच्चे मिलेंगे जो एक्चुअल में किसी पड़ोसी से नोट्स ले लेते हैं, या फिर अपने सीनियर जो भैया है, दीदी हैं, उनके नोट्स ले लिए, या टीचर के नोट्स ले लिए। इस तरीके से जुगाड़ू नोट्स से पढ़ रहे होते हैं और उनका यह सवाल आता है कि मैम, नोट्स बनाना जरूरी है ना, अपने खुद के नोट्स बनाना जरूरी है, किसी के भी नोट्स से मैं पढ़ करके काम चला सकता हूं? तो एक्चुअल में इस सवाल का जवाब जो है वो केवल एक ही है कि भाई नहीं, किसी और के नोट से पढ़कर काम नहीं चलेगा। और क्यों नहीं चलेगा, उसका एक ही जवाब है भाई कि सबकी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। ये समझो, तुम जिस तरीके से लिख रहे हो, जो लिख रहे हो, वो तुम्हारे लिए जरूरी है। इससे मेरा क्या मतलब है? देखो, एक सीधी सी अगर मैं बात बताऊं, ठीक है, अगर एक बच्चा है जिसका नाम है शर्मा जी का लड़का, अगर शर्मा जी का लड़का है तो उसने टेंसेस के नोट्स बनाने चालू करे, ठीक है। अब उसको टेंसेस के बारे में पता है, उसको टेंसेस के इतने बेसिक रूल पता है कि जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बात करते हैं तो हम इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। उसको पता है कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसने अपने नोट्स में वो लिखा ही नहीं, उसने ऐसे नोट्स बनाए जहां पे उसने सिर्फ वो इंफॉर्मेशन डाली जो उसके लिए मुश्किल थी, जो वो याद नहीं रख पा रहा था, जो उसको नहीं मालूम थी। यानी कि उसने केवल ये लिख दिया कि भाई, है ना, इन सभी टेंसेस का इस्तेमाल कहां कहां पर होता है, उसने केवल वो लिखना चालू कर दिया। आपने उसके नोट्स उठा लिए, लेकिन बेटा आपको एक्चुअल में क्या जरूरत थी? आपको एक्चुअल में यही नहीं पता कि इन टेंसेस में कौन से वर्ब की फॉर्म यूज हो रही होती है। तो देखो, यहां पर अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग हुई कि नहीं हुई? अब उस बच्चे ने अपने नजरिए, अपनी समझ के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार नोट्स बनाए थे। अरे जरूरी थोड़ी है कि वही समझ तुम्हारे अंदर भी हो और वही जरूरत तुम्हारी भी हो, है ना। तुम तो सिर्फ नोट्स की तलाश में निकल गए और तुमने उससे अपने नोट्स ले लिए। उसने केमिस्ट्री का अगर एक चैप्टर पढ़ा तो उसे केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूला याद थे, है ना, उसको शायद बाकी चीजें याद नहीं थी, उसने वो सारी चीजें लिखी। अरे तुमको अगर फॉर्मूले की जरूरत है तो बेटा तुम अपने ऐसे खुद के नोट्स बनाओ ना, जिसमें तुमने वो चीजें लिख रखी हैं जो तुम्हें नहीं पता है, जो तुमको लगता है कि मैं ये याद नहीं रख पाऊंगा, है ना, मुझे इस चीज की जरूरत है, वो लिखोगे नोट्स में। तुम दूसरे के नोट्स से पढ़ रहे हो तो तुम दूसरे के नजरिए से, उसके तरीके से चल रहे हो। तुम्हें अपना तरीका, अपनी रफ्तार, वो सब समझनी पड़ेगी और अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। किसी टॉपर के नोट्स ले लिए, भाई टॉपर को तुमसे ज्यादा आगे लेवल पे है, वो पहले से नोट्स बनाता आ रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है। उसके लिए चैप्टर में जो चीज जरूरी है, जो चीज वो याद ऑलरेडी रख के चल रहा है, उसने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने नोट्स में लिखी है। तुम्हारे लिए जरूरी नहीं कि वही चीज तुम लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। यानी कि तुम्हें जरूरी नहीं है, एक चैप्टर में अगर तुमको ये वाला हिस्सा याद नहीं रहता है, तुमने वो लिख लिया, तो जरूरी नहीं ना बेटा उस बच्चे को भी ये हिस्सा याद ना रहता हो सकता है उसके हिसाब से उसने सोचा हो कि ये तो मुझे याद रहता ही है, ये तो मुझे रूल आते ही हैं, मैं तो वो भूल जाता हूं, वो लिख लेता हूं नोट्स में। सो दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल में फर्क आया कि नहीं आया? दोनों के नजरिए में, दोनों का चैप्टर देखने का नजरिया, दोनों का चैप्टर समझने का नजरिया, दोनों की हैंडराइटिंग, दोनों का लिखने का तरीका, वो सब अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो नोट्स ना एक बहुत ही पर्सनल चीज है, जो आप एक्चुअल में किसी को दोगे तो वो नहीं समझ पाएगा। यार ये तुम्हारी फीलिंग्स है, तुम्हारा नजरिया है, तुम्हारे दिमाग की समझ है, तुमने अपनी दिमाग के भूख के हिसाब से उसको खाना दिया है नोट्स में डाल करके, ठीक है। सबके दिमाग की भूख वो नहीं होती। किसी को बेसिक्स नहीं पता तो किसी को, है ना, एडवांस लेवल नहीं पता। टॉपर को एडवांस लेवल नहीं पता, उसने एडवांस लेवल के नोट्स बनाए हैं। तुम्हें को बेसिक की जरूरत है तो तुम बेसिक लेवल के नोट्स बनाओगे ना। तो इसलिए दूसरे के नोट्स उठा करके मत पढ़ो, वो तुम्हें नहीं काम देने वाले। एक्चुअल में काम तुमको तुम्हारे ही नोट्स आएंगे। पहले समझो अपने आप को। आप जब चैप्टर पढ़ रहे हो आपको तभी समझ में आ जाएगा, यार मैं इस वाले कॉन्सेप्ट में फंस रहा हूं, मुझे इस कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंट घोषित करने की जरूरत है, घोषणा करने की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं इसमें फंस रहा हूं, मैं इसको अपने नोट्स में लिखता हूं ताकि बार बार रिवाइज करूंगा तो ये मुझे याद हो जाए, है ना। तो जरूरी नहीं इस दिक्कत से कोई और भी जूझ रहा हो, तो किसी और के नोट से पढ़ करके काम नहीं चलेगा। सबकी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है यार, हैंडराइटिंग अलग होती है।
तो इसलिए ठीक है अपने खुद के नोट्स बनाने जरूरी हैं। अब क्यों जरूरी है और क्या भाई, है ना, केवल लोगों की अंडरस्टैंडिंग अलग है इसलिए नोट्स बनाने जरूरी है। चलो ये समझ में आ गया कि ठीक है मैं, है ना, नोट्स अगर मैं ढंग से बनाता हूं तो मैं उससे टॉप भी कर सकता हूं और मुझे दूसरे के नोट्स से बना करके काम नहीं चलाना पड़ेगा, मुझे खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। ये भी समझ में आ गया। लेकिन एक्चुअल में और क्या इसका महत्व है और क्या इंपॉर्टेंस है, मैं अगर नोट्स बना लेता हूं तो मुझे कैसे फायदा मिलेगा उन नोट्स का, है ना, किताब से पढ़ करके क्यों काम नहीं चल पाएगा, नोट्स बनाने ही क्यों जरूरी है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये भी आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, तो इसका देखो सिंपल सा एक फंडा है कि मैक्सिमम टाइम में बेटा मिनिमम टाइम में बेटा मैक्सिमम रिवीजन हो जाता है। कैसे, देखो अगर तुम एक बच्चे हो जो कि एक मैथ्स का सब्जेक्ट उठा करके पढ़ रहा है, जाहिर सी बात है ना, अलग अलग क्वेश्चंस हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग किताबों से प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। अरे मैथ्स हटाओ, इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। जाहिर सी बात है आपके पास इंग्लिश की भी बहुत सारी बुक्स हैं। अगर कोई कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी कर रहा है, कि क्लास 12th की तैयारी कर रहा है, जिस भी बुक की तैयारी कर रहा है, बच्चे की एक नॉर्मल आदत होती है, वो सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्टडी मटेरियल खरीद के रखूं, ज्यादा से ज्यादा किताबों से पढ़ करके ज्यादा से ज्यादा ज्ञान उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक के बारे में इकट्ठा कर लूं, है कि नहीं, है ना। तो उस बच्चे ने अगर इंग्लिश पढ़ रहा है तो उसने एसपी बख्शी भी रख रखी है अपने पास, ठीक है, एसपी बख्शी भी खरीद रखी है, अरिहंत भी खरीद रखी है, उसने रेनिन मार्टिन भी ले रखी है। अब वो तीनों किताबों से इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब सिंपल सी चीज सोचो, अगर टेंसेस उसको पढ़ने हैं, टेंसेस का टॉपिक वो पढ़ना चाहता है, उसने थोड़ा बहुत एसपी बख्शी से पढ़ा, है ना, उसमें कुछ 5 रूल के करीब थे, फिर उसने रेनिन मार्टिन देखी, उसके अंदर भी 5, 10, 15 रूल थे, ठीक है, उसने वहां से भी पढ़ लिए, फिर उसने अरिहंत देखी, वहां से भी उसने कुछ एक आधा रूल पढ़ लिया, वहां से भी उसको देखने को मिल गया कुछ एक आधा नया टॉपिक। तो उसने अलग अलग जगहों से एक टॉपिक का, है ना, भरपूर ज्ञान ले लिया। अब बेटा लेकिन सोचो जिस दिन तुम्हारा एग्जाम आ जाए, अब 1 हफ्ते बाद तुम्हारा एग्जाम है या कल सुबह तुम्हारा एग्जाम है, तुम एक रात पहले बैठ के पढ़ रहे हो और तुम्हें अगर रिवीजन करना है तो तुम कैसे रिवाइज करोगे। अब तुम उठा करके वो हर एक बुक को उठा करके पढ़ने बैठोगे। अरे उसमें एक टेंसेस की बुक, एक बुक के अंदर टेंसेस के रूल जो है वो 10-15 पेजेस के अंदर बांटे हुए होते हैं। एसपी बख्शी पढ़ोगे वहां पे अलग रूल है, रेनिन मार्टिन में थोड़े से और एक्स्ट्रा रूल्स दे रखे हैं, है ना, किसी और किताब में और 5-6 रूल एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो हर एक किताब में उसी टॉपिक के बारे में अलग अलग थोड़ी थोड़ी जानकारी, किसी में ज्यादा किसी में कम करके दे रखी है। अब एग्जाम से एक दिन पहले बैठकर कितना टाइम तो होता नहीं कि दोबारा सारी किताबों को मैं घूमूं, है ना, सारी किताबों में मैं दिमाग मारूं, सभी को बराबर पढ़ूं, सभी से रिविजन करूं। कितना अच्छा होगा कि अगर उस टाइम पे आपके पास ऐसे नोट्स हों जो आपने पहले से बना रखे हों कि भाई मैंने ये वाली किताब पढ़ी, इसमें ये इंपॉर्टेंट रूल थे, मैंने इस अपने नोट्स में लिख लिए। मैंने एसपी बख्शी पढ़ी, इसमें ये इंपॉर्टेंट रूल्स थे, मैंने अपने नोट्स में लिख लिए। इस वाली रेनिन मार्टिन से ये वाले इंपॉर्टेंट नोट्स थे, मैंने अपनी बुक में लिख लिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट जो क्या कहते हैं पॉइंट्स थे बुक से मैंने अपने नोट्स में लिख लिए। एक रात पहले समय बर्बाद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, है ना, आपको कम से कम समय के अंदर मैक्सिमम रिवीजन हो जाएगा कि 15 मिनट के अंदर, जहां पे तुम एक किताब को पढ़ने में 1 घंटा लगाते, दूसरी किताब में दिमाग फोड़ते, तीसरी किताब में दिमाग फोड़ते, अब सोचो केवल 1 घंटे के अंदर आपके तीनों किताब में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे, क्योंकि आपने नोट्स में लिख रखे थे, आपका यूं चुटकियों में रिवीजन हो गया, है ना। आधे घंटे में आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, एक ही बिना मेहनत लगाए, है ना, एक ही जगह से। सो इस वजह से मैक्सिमम टाइम में मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन हो जाता है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर लिया, टाइम भी नहीं गया। और जाहिर सी बात है एग्जाम से पहले या एग्जाम के दौरान हमारे पास टाइम ही होता है जो सबसे कम होता है। अब दूसरा फायदा अगर आप नोट्स बना करके चलते हो तो वो ये है बेटा कि टाइम बचाएगा और एफर्ट भी बचाएगा। टाइम सेविंग और एफर्ट सेविंग दोनों। कैसे, देखो जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैक्सिमम रिवीजन हो जाता है मिनिमम टाइम में, तो वैसे ही अगर आप समझ करके चले कि अगर आप कोई भी बच्चा है जो फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स या फिर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो जाहिर सी बात है आपने 2-4 बुक्स रेफर कर रखी होंगी जहां से आप पढ़ रहे होंगे, है ना। आप यहां से भी इस किताब से भी पढ़ रहे होंगे, एक फिजिक्स आप यहां से भी पढ़ रहे हो, यहां से भी पढ़ रहे हो, इसके क्वेश्चंस यहां से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, यहां से भी प्रैक्टिस कर रहे हो। जाहिर सी बात है आपने 2-4 किताबें पढ़ रहे हो, है ना। अब अगर आप पढ़ने बैठे हो या आप एक टॉपिक का आपको टेस्ट देना है, अगर आपको उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन ही करना है, सोचो, है ना, आप उसको दोबारा से पढ़ना चाहते हो, आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो तुम्हें बार बार वो किताबें उठानी नहीं पड़ेंगी, बार बार उन किताबों में से वो सारी चीजें नहीं पढ़नी होंगी। बेटा एक किताब के अंदर दुनिया जहान का ज्ञान होता है टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, दुनिया जहान का। अब जाहिर सी बात है अगर आप टेंसेस पढ़ना चाह रहे हो या अगर आप वर्ब पढ़ना चाह रहे हो, नाउन पढ़ना चाह रहे हो, तो उसके अंदर किताब के अंदर सारी चीजें लिखी होंगी कि नाउन क्या है, कितने प्रकार है, ये है, वो है, सब कुछ लिखा होगा।
लेकिन आपको केवल इंपॉर्टेंट चीजें अगर पढ़नी है तो आप उस किताब में दिमाग मारते रह जाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना, और आप उसमें मेहनत करते रहोगे कि यार इस वाली बुक से मैंने ये पॉइंट्स पढ़े थे, इस वाली बुक से मैं ये पॉइंट्स रिवाइज कर लूंगा, और इस वाली बुक से मैं ये पॉइंट्स रिवाइज कर लूंगा। अरे एक ही चैप्टर को रिवाइज करने के लिए 3 अलग अलग किताबों में दिमाग मार रहे हो, अपनी मेहनत भी बर्बाद कर रहे हो। यहीं पर नोट्स काम आते हैं। अगर तुमने नोट्स बना रखे हैं तो तुम्हारा ना तो फालतू की मेहनत लगेगी, केवल एक किताब उठाई और जितने समय में तुम अलग अलग किताबों से एक ही टॉपिक को रिवाइज कर रहे थे, तुमने अपने नोट्स उठाए, उतने समय में तुम 4 चैप्टर रिवाइज कर लोगे, क्योंकि उस नोट्स के अंदर तुम्हारी सारी अलग अलग किताब के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो एक जगह पर तुमने लिख रखे हैं। तो इसलिए नोट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब क्योंकि अब आप ये समझ चुके हो कि भाई मुझे नोट्स जो हैं उनसे पढ़ करके मैं टॉप भी मार सकता हूं, नोट्स जो हैं वो मुझे किसी टॉपर के नहीं अपने खुद के बनाने हैं, और ये भी अब मैंने आपको बता दिया कि बच्चे नोट्स बनाना इतना जरूरी है क्यों। तो अब हम इस सवाल पे आते हैं कि मैम ठीक है, हम समझ गए कि नोट्स बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम मान गए, अब हम आगे से नोट्स बनाएंगे, पर ये तो बताइए कि आखिर नोट्स बनाऊं कैसे मैं। तो अब हम इस मुद्दे पे आते हैं और अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में सही तरीका क्या है नोट्स बनाने का। और यहां पर बहुत सारे बच्चे जो है वो गलती कर बैठते हैं। एक्चुअल में वो ना खुद से नहीं समझते कि नोट्स बनाने का महत्व क्या है, वो टीचर कहती रहती है तो नोट्स बना लेते हैं। अब आप समझो, खुद से जब तक एहसास नहीं होगा, खुद से आंखें नहीं खुलेंगी, आप नहीं समझोगे। अब समझो नोट्स बनाने का एक्चुअल में ये फायदा है कि तुम्हारा बहुत समय बच रहा है, तुम्हारी मेहनत बच रही है, ठीक है ना। और ऊपर से ये नोट्स हैं जो एक्चुअल में आज अगर आपने सही तरीके से बना लिए तो आगे जाके बहुत फायदा देंगे, ठीक है। आप टॉप भी कर सकते हो आसानी से नोट्स से। सो सबसे सही तरीका क्या है, अब आपको नोट्स बनाना शुरू कैसे करना है कि बेटा देखो, पहले चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद PYQ देखो। इसका मतलब क्या है, देखो चैनल पे अगर आप आ रहे हो, हमारी वीडियोस देख रहे हो, तो आपके लिए चैप्टर पढ़ना वैसे ही आसान हो चुका है। क्योंकि अगर देखो इंग्लिश का कोई चैप्टर है, यानी कि अगर लास्ट लेसन या फिर अगर मैं आपको कोई स्टोरी रैट ट्रैप पढ़ा रही हूँ, इंडिगो पढ़ा रही हूँ, तो पूरी कहानी क्या है, या फिर अगर आपके फिजिक्स वाले टीचर आपको कोई एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स वाले टीचर पढ़ा रहे हैं, आपके हिस्ट्री वाले टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो चैप्टर बेटा उन्होंने आपके लिए वैसे ही आसान बना दिया, क्योंकि वो वैसे ही आपको समझा दे रहे हैं उसकी बारीकियां, है ना। वो वैसे ही आपको बता दे रहे हैं कि भाई इस चैप्टर के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के अंदर यहां से सवाल आता है ना। तो आप क्लासेस तो देखो ही देखो, बट उसके बाद आप खुद से जाकर के एक बार चैप्टर को रीड करो। मैं ये नहीं कह रही समझो, मैं कह रही हूं रीड करो चैप्टर को। टीचर ने वो चैप्टर तुम्हारे सामने खोल के रख दिया है, अच्छे से समझा दिया है, तुमने समझ लिया, बट एक बार उस चैप्टर को दोबारा से खुद से रीड करो। और रीड करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखो, क्योंकि वही है सबसे बड़ा हथियार जो तुमको बताएगा, जो तुमको दिखाएगा रास्ता कि भाई इस रास्ते पे चल, ये नोट्स बना। कैसे, देखो PYQ। अब सोचो आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, है ना, आपने एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया, और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक है, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपने PYQ उठा करके देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखे पिछले 10 साल के। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप देख रहे होगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको ना पता है क्या मदद मिलेगी, आपको सबसे पहले समझ में आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि भाई कौन सा चैप्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, कौन सा चैप्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखा फिजिक्स का, तो आपको पता चला अच्छा भाई मेरे लिए इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर या वेक्टर वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे सवाल आए हैं। तो आपको समझ में आ गया कि आपको उस चैप्टर के बहुत डिटेल नोट्स बनाने पड़ेंगे। फिर आपको देखना है कि अच्छा उस चैप्टर से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से बार बार सवाल आ रहे हैं, है ना। आपको वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके पता चल जाएगा कि भाई पिछले 10 सालों में इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल आए हैं, है ना, इस चैप्टर के इस टॉपिक से बड़े सारे सवाल आए हैं, ठीक है। फिर आपको यह भी पता चल जाएगा बेटा कि कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कितने मार्क्स का क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहा है वो भी आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। कैसे सवाल आ रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगा, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए मदद करेगा क्योंकि आपने अगर एक चैप्टर को समझ लिया है, टीचर ने समझा दिया है, आपने खुद से वो चैप्टर रीड कर लिया, तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो बेटा आपको खुद आंखों के सामने ना आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये जरूरी है, यहां से आता है सवाल, ठीक है, इस टॉपिक से, इस वाले चैप्टर के अंदर ये वाले टॉपिक से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी कि ये मुझे पता होना चाहिए, इसके बारे में मेरे नोट्स के अंदर जरूर लिखा होना चाहिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नोट्स जरूर बने होने चाहिए, है ना। और यहां से सवाल आता है तो आपने खुद अपने नोट्स के अंदर उसको हाईलाइट कर देना है, आपको खुद अपने नोट्स में उस चीज को लिख करके चलना है। क्योंकि जब ये आपको हर चैप्टर के लिए करना रहेगा, क्योंकि जब आप एक्चुअल में एग्जाम से एक दिन पहले आपको फिर किसी किताब में सर मारने की जरूरत नहीं है कि यार ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, पूरा चैप्टर बायोलॉजी का बैठ के रटे जा रहे हो। अरे भाई तुमने नोट्स उठाए, तुम्हें नोट्स से याद आ गया
है ना। अपने नोट्स अपने ऐसे बनाओ कि उसके अंदर सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो लिख दो कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 10 नंबर का सवाल आता है, कौन सा सवाल आता है उसके ऊपर आपने नोट्स बना दिए, पॉइंटर्स लिख दिए कि ये सवाल आता है, इस सवाल के अंदर ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जवाब के अंदर, है ना, वो सब मेंशन कर दिया। तो ऐसे नोट्स बनेंगे बेटा। आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा। यहां पे आपके टीचर्स भी आपको मदद करेंगे, वो खुद बताएंगे कि भाई ये वाला टॉपिक जरूरी है, यहां से सवाल आता है, तो उनको लिखो अपने नोट्स में। ठीक है। अगला जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, नोट्स में वही लिखो जो इंपॉर्टेंट है या फिर जो आपको नहीं पता। यानी कि बच्चे क्या करते हैं, नोट्स के अंदर भाई पूरी दुनिया जहान की जानकारी लिख देते हैं। अरे अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, नरेशन का चैप्टर पढ़ रहे हो, सारा उसमें रूल लिख करके आ गए, या फिर अगर आप फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हो, उसमें सारे डेरिवेशन, सारे रूल्स लिख दिए। अरे जो तुमको आता है वो तो पता है, तो जबरदस्ती के नोट्स में पूरी जानकारी क्यों लिख रहे हो? किताब के अंदर भी तो पूरी जानकारी होती है ना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जहां पे तुम फंसते हो, उसी को अंडरलाइन करके रखते हो ना, हाईलाइट करके रखते हो, है कि नहीं। जिन शब्दों का अर्थ तुम जानते हो बेटा, उन शब्दों का अर्थ आप नहीं लिखते, लेकिन जिन शब्दों का अर्थ आपको नहीं पता है वो लिखते हो ना किताब में कि इस शब्द का ये अर्थ है, ताकि आपको याद रहे, है कि नहीं। तो यही नोट्स के साथ करना है। नोट्स में वो सारी चीजें मत लिखो जो आपको पता है। जो आपको पता है वो आपको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, उसमें वो लिखो जो आप नहीं याद रख पाते, जो आपको दिक्कत होती है, ताकि आप रिवाइज करो तो आपको वो सारे पॉइंट्स याद आ जाए, है ना। जो आप भूलने की आपके अंदर क्षमता है, जो आप भूल जाते हो, इस तरीके से नोट्स बनाओ अपने। ठीक है। फिर अगला जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, देखो महाभारत की कहानियां नोट्स में नहीं लिखनी होती मेरी जान। तुम महाभारत में बहुत अच्छे अच्छे कृष्ण जी ने उपदेश दिए थे अर्जुन को, वो सुनो, पर वो उपदेश असल में खुद कृष्ण बन के मत बैठ जाओ नोट्स लिखते समय। ये लंबे लंबे नोट्स लिख रहे हैं, टेंसेस ये होता है, उसमें ऐसे ऐसे होता है, उसमें वर्क डन प्लस एक्शन होता है, ये कहानी ये कहानी ये कहानी, 25 एग्जाम्पल दे दिए। अरे तुम अपनी खुद की किताब छापने नहीं बैठे हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप खुद की ग्रामर बुक बाय शर्मा जी का लड़का, ऐसा थोड़ी है कि आप अपनी खुद की एक बुक वहां पे प्रिंट करने बैठे हो। भाई नोट्स है ना। तो नोट्स ऐसे बनाओ कि मतलब पूरा का पूरा चैप्टर जो किताब में दे रखा है वही उठा करके लिख दो। ऐसे थोड़ी चलता है कि पूरा का पूरा जो ये चैप्टर दे रखा है यही उठा करके तुमने अब उसमें लिख दिया। नहीं, थोड़े प्रिसाइज होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, उसमें लंबी लंबी कहानियां नहीं होनी चाहिए, पॉइंटर्स में लिख दो। टीचर ने बोला कि बेटा ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जरूरी है, यहां से क्वेश्चन आता है, तो ठीक है, उस पैराग्राफ में क्या पॉइंट्स के बारे में बात करी गई है वो पॉइंट्स लिख दो। कि अगर उस पैराग्राफ में, अब सोचिए फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिगो चैप्टर आप क्लास 12 का पढ़ रहे हो और उसके अंदर अगर वो पूछते हैं कि भाई 25% पैसा वापस लेने के लिए गांधी जी अग्री क्यों करते हैं, उन्होंने पूरा पैसा वापस क्यों नहीं लिया, तो उस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कीवर्ड क्या है, इसलिए क्योंकि वो क्या कहते हैं कि मनी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता जितना ये रखता है कि उनकी जो ईगो है, उनको वो ईगो सरेंडर करना पड़ा, उनका प्राइड उनको सरेंडर करना पड़ा। तो ये पॉइंटर्स लिख दो। अब वो अगर पूछे चंपारण में क्या हालत चल रही थी, क्या केस चल रहा था, बेटा पूरी कहानी मत लिखो ना नोट्स में, पॉइंटर्स में लिख दो कि इस तारीख को ये हुआ था, गांधी जी इस तारीख को यहां गए थे, उनसे मिलने ये व्यक्ति आया था, पहले वो यहां गए, इससे मिले, फिर यहां गए, पॉइंट्स में लिख दिया, है ना, पॉइंटर्स में लिख दिया। इस तरीके से नोट्स होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, ताकि तुम्हें किताब पढ़ने नहीं बैठ रहे हो, फिर नोट्स में और किताब में क्या फर्क रह गया। ठीक है। सो आपको ये चीज याद रखनी है। अगला आता है, देखो खिचड़ी नहीं बनानी है, नोट्स हैं प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं नोट्स बनाने बैठे हो, कुछ भी कहीं भी किधर भी जोड़ रहे हो, कुछ भी कहीं भी लिख रहे हो। नोट्स थोड़े से ऑर्गेनाइज तरीके से होने चाहिए। कैसे? देखो मैं अगर सच बताऊं ना, नोट्स बहुत जरूरी है। मैंने खुद के भी नोट्स बना रखे हैं, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेरे खुद के नोट्स भी बने हुए हैं। एंड नोट्स जो है वो केवल मैं आपको दोबारा से बोलूंगी, केवल ऐसा नहीं क्लास 12 के बच्चे को नोट्स बनाने चाहिए, क्लास 11th 10th के बच्चे को, CUET वाले बच्चे को। भाई अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, अगर तुम बहुत सही, देखो इंसान है, जाहिर सी बात है भाई, बहुत सिंपल नॉर्मल सी बात है कि आप इंसान हो तो आप चीजें भूलोगे, दिमाग है, हम इतनी सारे डेटा अपना दिमाग हमारा कलेक्ट करता है, जाहिर सी बात है कुछ वो याद रख जाता है, कुछ उसके दिमाग में धुंधला हो जाता है, तो वो कैसे याद रहेगा बेटा। दोबारा अगर मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, अगर मैं आपको आकर के पढ़ा रही हूं, आप बोलते हो मैम आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, ये टॉपिक मुझे इतने अच्छे से समझ में आया, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है। मैं एक जगह से तो मैं नहीं पढ़ती, बहुत सारी जगह है, बहुत सारी किताबें हैं इंग्लिश की, है ना, तो उसी टॉपिक को अलग अलग किताबों से पढ़ती हूँ। तो बेटा ये थोड़ी कि जब मैं आपको पढ़ाने आती हूँ तो मैं 25 किताबों से पढ़ के आती हूँ, नहीं, ये इतने सालों में मैंने उन सभी किताबों को पढ़ा है और उन सभी किताबों से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने अपने लिए खुद यहां पर लिखी हैं, क्योंकि जिस दिन मुझे जरूरत पड़ेगी तो मुझे वो 25 किताबें ना उठानी पड़े, मुझे उन 25 किताबों से ना गुजरना पड़े, उन सभी 25 किताबों का छना हुआ ज्ञान, इंपॉर्टेंट जानकारी, वो मैंने अपनी एक खुद की नोटबुक में डाल लिया है। ठीक है,
ताकि जब मुझे लगे कि हाँ, और मैं इनको रिवाइज करते रहती हूँ और इनके भी मैं बहुत नए नए वर्जन बनाती रहती हूँ। मेरी ऑलरेडी 3 नोटबुक्स खत्म हो चुकी हैं, 3 से 4 नोटबुक्स खत्म हो चुकी हैं, इतनी मोटी मोटी, जिसमें मैंने नोट्स बनाए हैं अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। कुछ नई जानकारी आती है, कहीं किसी नई किताब में कोई नई जानकारी पढ़ने को मिलती है, मैं उसको भी ऐड कर लेती हूँ। बार बार थोड़ी किताब उठाएंगे, लेकिन नोट्स जो अगर आप देखोगे वो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। कोई खिचड़ी नहीं होनी चाहिए उसमें दाल चावल सब कुछ मिला रखा है, टमाटर वमाटर सब कुछ मिला करके तुम खिचड़ी खा रहे हो, नहीं, प्रॉपर तरीके से तुम्हारी को समझ में भी तो आने चाहिए, पढ़ने बैठो तो इसलिए जो नोट्स हैं वो आपके, या तो देखो एक पेज पे एक टॉपिक लिखो। अब फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा जो है वो टेंसेस के नोट्स बना रहा है ना, फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा एक टेंसेस के नोट्स बना रहा है, तो बेटा अगर आपके पास 2 पेज है, सोचो अगर आपने यहाँ पे 2 या 3 पेज हैं, तो आप उसको डिवाइड करके चलो ना। पेज नंबर 1 पे आपको क्या करना है, पेज नंबर 1 पे आपने सिर्फ इतना लिख दिया वर्ब क्या होता है, प्रॉपर तरीके से है ना, उसकी सारी इंफॉर्मेशन लिख दी, ठीक है। फिर यहां से ऐसा नहीं कि फिर उसके बाद अगले पेज नंबर 2 पे क्या करो, फिर पेज नंबर 2 पे पूरी जानकारी किसकी, प्रेजेंट टेंस की लिखो, एक एक करके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक एक करके। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि प्रेजेंट टेंस फिर यहाँ पे पास्ट टेंस शुरू कर दिया, फिर थोड़ी देर में फिर यहाँ प्रेजेंट टेंस शुरू कर दिया। अरे तरीके से एक टॉपिक एक पेज पे लिख दो पूरा, अगला टॉपिक है दूसरे पेज पे लिख दो, है ना, ताकि यार ये नोट्स जो है वो तुम्हारे लिए ऐसा ना हो कि जिस दिन जरूरत पड़ रही है नोट्स से पढ़ने बैठ रहे हैं, नोट्स ही समझ में नहीं आ रहे, फिर किताब उठा करके वक्त को क्या कहते हैं, वक्त बचाने की जगह वक्त और ज्यादा खर्च कर रहे हो कि बैठ के सोच रहे हो कि ये कहाँ से लिखा था, आधी जानकारी यहाँ है, फिर बाकी का प्रेजेंट टेंस कहाँ है, पेज पलटे जा रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। इसलिए एक टॉपिक या तो एक पेज पे लिखो, है ना। अब वो आपके ऊपर है, आप अपनी मर्जी से डिवाइड कर सकते हो। भाई चैप्टर वाइज डिवीजन करना है, चैप्टर वाइज कर लो कि ये चैप्टर के सारे नोट्स मैंने इधर बना लिए हैं, फिर अगला चैप्टर शुरू कर दिया। टॉपिक वाइज डिवीजन करना है, टॉपिक वाइज डिवीजन कर लो कि भाई मैंने यहाँ पे पहले सारा लिखा है कि एक्चुअल में टेंस होते क्या है, फिर अगले टॉपिक पे मैंने पूरे प्रेजेंट टेंस के नोट्स बना लिए हैं एक एक करके, फिर अगले पेज पे फिर मैंने पूरे पास्ट टेंस के नोट बना लिए हैं, सारे चारों पास्ट टेंस के, फिर अगले पे मैंने पूरे फ्यूचर टेंस के नोट बना लिए हैं, ठीक है। उस तरीके से आपने बांट करके चल लिया, तो आपको आपके जो नोट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से मिलने चाहिए कि भाई अगर एक तरफ है तो एक तरफ, फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा आर्ट्स का है तो उसने एक तरफ पूरे इंपॉर्टेंट डेट्स लिख ली कि भाई ये जो है ये पूरा पेज जो है ये मैंने पूरे इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए लिखा है, इस चैप्टर की जितनी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो इस पेज पर है। फिर अगले पेज पे आपने लिख दिया कि इस वाले युद्ध में, है ना, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, क्यों क्यों पार्टिसिपेट किया था और उसका परिणाम क्या हुआ, इस तरीके से, ठीक है। एक पेज जो है वो पूरा का पूरा लिख दिया कि युद्ध क्यों हुआ, फिर अगले पेज पे आपने एक टॉपिक डाल दिया कि इस युद्ध में कौन से देश थे और क्यों थे, वो लिख दिया, पूरे नोट्स बना दिए। अगले पेज पे आपने डाल दिया कि उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, वो लिख दिया। तो आपको उस तरीके से ऑर्गेनाइज करके चलना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो नोट्स जो है वो आपको एक्चुअल में फायदा दे, ठीक है। चलो अगला, अब अगर हम देखें तो अगला पॉइंट ये है बेटा, जिस लैंग्वेज में आपको समझ आता है उसी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ। जरूरी नहीं है टीचर जो है वो बता रहा है इंग्लिश में तो आप सोच रहे हो कि इंग्लिश में नोट बनाने पड़ेंगे, अरे नहीं यार, तुम्हें हिंदी में समझ में आता है तुम हिंदी की भाषा में नोट बना लो, ठीक है। तुम्हें इंग्लिश में समझ में आता है तुम इंग्लिश में नोट्स बनाओ। अरे अगर तुम्हें इंग्लिश भाषा में लिखना है, इंग्लिश यानी कि क्या हम बोलते हैं ना, जैसे अगर आपको ऐसे लिखना है, टेंसेस का मतलब, है ना, मतलब क्या है, अगर आपको ऐसी भाषा में नोट्स लिखने हैं तो ऐसी भाषा में नोट्स बनाओ, जिस भाषा में तुमको समझ आता है उस भाषा में नोट बनाओ। अब ये मेरे कहने का ये मतलब नहीं है यहाँ पे कोई बच्चा या कोई ऐसे उंगली उठाया और बोले कि अच्छा नोट्स में किसी भी भाषा में बना लूं, है ना, पेपर अगर मेरा इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है मैं हिंदी में नोट बना लूंगा, क्या फायदा, है ना, वर्ब को क्रिया लिख करके नोट्स बना लूंगा, क्या फायदा। तो हाँ, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा बेटा, कीवर्ड्स जो है वो कीवर्ड्स वैसे के वैसे होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ा रही हूं और मैं बोल रही हूँ बेटा ये कीवर्ड है, अगर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि लिटरेचर का रैट ट्रैप का नोट बना लो, और मैं बोल रही हूँ रैट ट्रैप के अंदर अगर आपको एडला विल्मैंसन के कैरेक्टर स्केच लिखने हैं तो उसके अंदर बेटा जाहिर सी बात है एडला का कैरेक्टर स्केच लिखना है। अगर मैं बोल रही हूँ कि वो बहुत काइंड हार्टेड थी तो काइंड हार्टेड को काइंड हार्टेड ही लिखो, है ना, काइंड हार्टेड को काइंड हार्टेड ही लिखेंगे। तो पर बाकी चीजें जो आप अपने आप को समझाने के लिए लिख रहे हो, ठीक है, कि उसने अपने, अब उसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ था, ये सारी चीजें आपको अगर अपने आप को समझाने के लिए लिख रहे हो तो आपको जिस भाषा में वो समझ में आती है, जो भाषा आपको समझ में आती है, आप अपने नोट्स उस भाषा में बनाएं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंपल सा है, अगर आप ग्रामर के नोट्स बना रहे हो, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि यार ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, तो सिंपल सा जैसे मैं क्लास में समझाते भी हूं आप उस तरीके से नोट्स बना सकते हो कि नॉन फाइनाइट। अब कोई बच्चा है अगर वो अपने आप को समझाने के लिए लिखना चाह रहा है तो वो क्या लिखेगा, तो वो सिंपल सा लिख सकता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब
वो होती है जो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। ठीक है, आपने अपने आप को समझाने के लिए नोट्स ऐसे बना लिए ताकि आप इसको पढ़ो तो आपको तुरंत याद आ जाए कि नॉन फाइनाइट वर्ब कैसी है। फिर नीचे लिख दिया कि भाई सबसे पहली होती है जेरेंड, फिर होती है इन्फिनेटिव, है ना, फिर होती है ये, फिर आपने बता दिया जेरेंड कैसी दिखती है, फिर आपने बता दिया इन्फिनेटिव कैसी दिखती है, ये सब लिख दिया। तो इस तरीके से जिस भाषा में आपको समझ में आता है बेटा उस तरीके से लिखें। ठीक है, आप इसमें शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, जैसे कोई बच्चा इंफॉर्मेशन की जगह ऐसे इन्फो लिख दिया, तो ये आपके पर्सनल नोट्स हैं, आपके लिए हैं, आपको जैसे समझ में आए आप उसे वैसे बनाएं। ठीक है, अगला जो है, अगला पॉइंट ये है फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करना। देखो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने नोट्स बनाने का, सिंपल सा है, इसे हम माइंड मैप भी कह सकते हैं, इसे हम फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं। अब देखो अगर इस बच्चे ने यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से पूरा चार्ट बना रखा है, उसने 5 किताब के अंदर 5 पेज का ज्ञान जो है वो अपने नोट्स के अंदर केवल 1 पेज में फ्लो चार्ट में बना दिया, है ना। अब अगर आप भी सोचो कि अगर आप बनाने बैठे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटी या हिस्ट्री के नोट्स बना रहे हो, ठीक है, आप हिस्ट्री के नोट बना रहे हो और हिस्ट्री के नोट्स में अगर आप बता रहे हो कि पानीपत की लड़ाई, है ना, पानीपत की लड़ाई, पानीपत का युद्ध जो है तो वो कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। ठीक है, पानीपत की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, वो आप देख लेना, है ना। सो पानीपत की लड़ाई क्यों हुई थी, तो आपने सिंपल सा डाल दिया कि कब हुई थी, ये इस तारीख को हुई थी, ये डेट है ना, इस डेट के अंदर ये तारीख पे कौन से देशों के बीच में हुई थी, आपने वो लिख दिया। ठीक है, फिर आपने इसके बारे में और अच्छी जानकारी लिख दी कि इसके अंदर कि क्यों हुई थी ये लड़ाई, आपने वो रीजन डाल दिया, है ना। रीजन के अंदर आपने 4 पॉइंट्स लिख दिए कि रीजन क्या था, इस लड़ाई के होने का रीजन ये था, 1 पॉइंट ये, 2nd पॉइंट ये, 3rd पॉइंट ये। ठीक है, कितने लोगों की मौत हुई। तो आपने क्या करा, अब आपने जो ये पूरा का पूरा ज्ञान आपकी किताब में एक्चुअल में 2-3 पेज में दे रखा है, बड़े बड़े पैराग्राफ में दे रखा है, 2-3 पैराग्राफ में दे रखा है, आपने उसको तोड़ करके उसकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक फ्लो चार्ट में, एक पूरे डायग्राम में बना दी कि भाई अगर तुम देखने बैठो तो आपको खट से एक बार में समझ में आ जाए कि ये हुआ था इस दिन, इस के बीच में, इस वजह से, है ना, और उसका परिणाम ऐसे निकला, आपने पूरा लिख दिया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा इंग्लिश का पढ़ने बैठा है, अगर वो चैप्टर इंडिगो पढ़ना चाह रहा है तो उसको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर उसने बनाया तो वो कैसे बनाएगा कि भाई 1916 के अंदर, है ना, जो महात्मा गांधी है वो कहाँ गए थे, वो कांग्रेस के एनुअल कन्वेंशन में गए थे। कांग्रेस के एनुअल कन्वेंशन में वहां पर उनसे कौन मिलने आया, वहां पर उनसे मिलने आया राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला मिलने आया था, फिर उसके बाद राजकुमार शुक्ला उनको कहाँ लेकर के गया था, उसने बताया चंपारण के केस के बारे में, है ना, चंपारण के केस के बारे में वो वहां से लेकर के गया उनको, किसके यहाँ, राजेंद्र प्रसाद के यहाँ। तो आपने वो सारा एक ना चार्ट बना दिया कि ये हुआ इस समय पर, यहाँ पे ये आया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद इस साल में वहां गए, इस साल में ये किया, है ना, इससे बात करी। तो आपके पास ये पूरा का पूरा जो जानकारी है वो केवल एक पेज में, बेटा इतने से पेज में सिमट के आ जाएगी और आपको पूरा ज्ञान जो है वो एक फ्लो चार्ट पे मिल जाएगा और इसको एग्जाम से एक दिन पहले भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपके नोट्स जो हैं उस पे ये मत सोचो कि वो सुंदर होने चाहिए, बल्कि वो ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो बोल रहे होते हैं अरे नोट्स जब आप बनाओ तो अलग अलग स्केच पेन का इस्तेमाल करो, ये करो वो करो। देखो ये सेकेंडरी बातें हैं, ये बाद में आती हैं। सबसे पहले नोट्स ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। खोल के अगर केवल एक सिंगल पेन से भी नोट बनाया गया ना, मैंने अपने जो नोट्स हैं पूरे के पूरे जो 12th स्टैंडर्ड में बनाए थे वो सारे के सारे मैंने ब्लैक पेन से बनाए थे। मैंने कोई उसके अंदर चित्रकारी या क्या कहते हैं उसमें रेड पेन, ब्लू पेन, स्केच पेन का इस्तेमाल नहीं किया, बट वो नोट्स ऑर्गेनाइज थे। अगर आज भी कोई उठा करके देख ले और उन नोट से पढ़ ले तो उसको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है कि नहीं। तो मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ कि नोट्स में इतना ये टारगेट मत लगाओ कि सुंदर होने चाहिए, उसमें ग्लिटर पेन से लिखूंगा, नहीं 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 नहीं, ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। आप जब किताब खोलो तो आपको समझ में आए कि इस पेज के अंदर मैंने इस बारे में बात करी है, इस पेज में इस टॉपिक के ये पॉइंट्स लिखे हैं, इस पेज पे इस टॉपिक के ये पॉइंट्स लिखे हैं। सो सभी चीजें बहुत ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, है ना। अगर आपने बताया है कि ये चीज हुई, इसके पीछे का कॉज क्या था, ठीक है, इसके कॉज, एक्शन, सारी चीजें आपने मेंशन करी है, ऐसे नोट्स होने चाहिए आपके। ठीक है, साथ ही साथ बेटा हैंड राइटिंग जो है ऐसी लिखो कि आपको समझ में आए। कई बार बच्चे अपने नोट्स तो बना लेते हैं, भाई तुमको ही पढ़ने हैं, वो बाद में तुमने उसमें ऐसी घुचड़ पुचड़ हैंड राइटिंग कर दी तो तुम्हें खुद को समझ में नहीं आएंगे। तो हैंड राइटिंग खुद समझ पाओ, दुनिया को समझ में आए ना आए क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हारे नोट्स है, तुमको समझ में आनी चाहिए। इसलिए हैंड राइटिंग का थोड़ा सा ध्यान देना, ये ना हो कि आज तो बना दिए नोट्स बड़ी जल्दी जल्दी और कल को हैंड राइटिंग की समझ में नहीं आ रही कि भाई ये मैंने क्या लिखा है। ठीक है,
इस चीज का ध्यान देंगे। एंड प्रो टिप क्या है बेटा, अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो कोशिश करें उसका शॉर्ट नोट भी बना लें। अब क्योंकि नोट्स बना लिए हैं, अब आपको देखो, अगर मैं समराइज करूं तो पूरी वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि नोट्स एक्चुअल में पहले चैप्टर पढ़ें, चाहे पहले चैप्टर पढ़ करके फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, ताकि आपको पता चल जाए कौन सा चैप्टर जरूरी है, किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक जरूरी है ना, और कौन सा टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आप नोट्स बनाने शुरू करें। जब नोट्स बनाने शुरू करें तो वो आपके नोट्स जो है वो बहुत ही प्रिसाइज होने चाहिए, बहुत ही छोटे होने चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं पूरी रामायण कहानी लिख रहे हो, किताब में जो लिखा हुआ है वो पूरी किताब वहां छाप दे रहे हो, बेटा फिर किताब में और नोट्स में क्या फर्क बह रह गया। इसलिए कोशिश करो कि नोट्स जो बना रहे हो वो एक्चुअल में उस भाषा में हो जो भाषा आपको समझ में आती है, क्योंकि आप अपने लिए, अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को पढ़ाने के लिए बना रहे हो, ठीक है। हैंडराइटिंग ऐसी हो जो आपको समझ में आए, उसमें वो सारी चीजें लिखी हो जो आपको नहीं याद रहती हैं, तो आप उसमें वो सारी चीजें लिखें, और साथ ही साथ उसको छोटा बनाएं, ठीक है, पूरा बड़ा बड़ा नहीं, वो आपका समय भी बचाएगा। जितने भी अलग अलग किताबों से पढ़ रहे हो, जो आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, वो अपने नोट्स में लिखें, और वो सारी चीजें जो हैं ये अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाने के बाद उसको रिवाइज करो। बना करके खुश नहीं होना है, वाह मैंने नोट्स बना लिए, इतने सुंदर नोट बने, भाई क्या करना है, चाटना है हमें उसको पढ़ना है, हमें रिविजन करना है उससे, तभी तो बुद्धि में जाएगा, तभी तो सीख पाएंगे। तो नोट्स बना के खुश नहीं हो, जिस उद्देश्य से बनाए गए हैं उसका प्रयोग करें उसके लिए, ठीक है। उसको रिवाइज करें, ज्यादा से ज्यादा उसको रिवाइज करते रहो अपने नोट्स को, ठीक है। अब क्या होगा, अब उससे ये होगा बेटा कि सोचो, अब मैंने 25 किताबें पढ़ी और उन 25 किताबों का ज्ञान मैं बार बार 25 किताबें पढ़ पढ़ के तो नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने उसको एक कॉपी में लिख लिया। अब मैं आपको बता रही हूं ना कि मैंने देखो ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है बेटा, एक चैप्टर को पढ़ने के बाद और उसके नोट्स बनाने के बाद मुझे समझ में आया, रिवाइज करते करते मुझे समझ में आ गया कि यार ये चीज़ तो मुझे पता है ना। अभी तक मैंने अपने नोट्स में वो सारी चीज़ें, जब मैंने शुरू किया था अपना करियर, मैंने नोट्स में वो सारी चीज़ें लिखी थी जो मेरे को नहीं पता थी, जो मेरे लिए नई थी, जो मैं चाहती थी कि मेरे लिए नहीं है। मैंने सोचा कि इसको भी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे। अब जब मैं रिवाइज करते गई और समय के साथ रिवाइज करते करते वो चीज़ें भी मुझे पता चलने लग गई, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा बेटा, अपने नोट्स का रिविजन करते करते आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार ये मैं जान चुका हूँ, इसमें से भी ये वाला पॉइंट जो है नोट्स के अंदर, ये वाला पॉइंट मुझे लग रहा है कि ये अभी भी थोड़ा सा मेरे को दिक्कत देता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसके और शॉर्ट वर्जन बना सकते हो आप, ठीक है। अभी तक आपने जो नोट्स बनाए, उन नोट्स के अंदर आपने बहुत सारी चीजें लिखी होंगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप रिवाइज करते रहोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि ये तो अब मुझे आ गया है, ये तो मुझे पता है, इसके अंदर ये वाला पॉइंट है, ये मुझे अलग से नोट लिख लेना चाहिए। या तब तक अगर आप कोई और बुक पढ़ेंगे तो आपको और जानकारी मिलेगी, तो आप अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर, है ना, उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। पुराने नोट्स में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिख ली और कुछ नई जानकारी मिली तो वो एक और शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, उसमें भी ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से कोशिश करनी है कि लॉन्ग नोट्स बनाओ, पहले अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है, और फिर रिविजन करते करते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि यार इस टॉपिक पे से तो ये सारी चीज़ें मुझे आती हैं, ये सारी डेट्स मुझे याद है ना, ये सब मुझे पता है। अब मुझे एक नए तरीके के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए जिसके अंदर ना ये वाली पॉइंट और लिख दूंगा मैं, क्योंकि ये मेरे को अभी भी याद नहीं हो पा रहा है, ये सब तो मुझे आता है। तो ऐसे करके आपको शॉर्ट नोट्स और बनाने हैं, ठीक है। और लास्ट में यार रिवीजन देखो बहुत ज़रूरी है ना। अलग अलग किताबों से अगर आज भी मैं अपना एग्जाम देने के लिए, अगर मेरे को दोबारा से कोई बोल दे कि अपने क्लास 12th का एग्जाम अगर आपको देना है, तो मैं आज भी वो किताब नहीं उठाऊंगी, आज भी मैं अपने नोट्स से ही पढ़ करके जाऊंगी। और वो नोट्स जो हैं वो बेटा इतनी मोटी इकोनॉमिक्स की किताब के मैंने इतने पतले नोट्स बनाए थे, इतने नोट्स के अंदर वो सारी पूरी किताब का इंपॉर्टेंट ज्ञान था जो मेरे को दिक्कत देता था। पूरे ग्राफ, सारे के सारे रूल्स, सारे के सारे फॉर्मूलाज, वो सारे मैंने वो लिख रखे थे, और वो रिवीजन मैं उसी नोट से करते रहती थी, और एग्जाम से पहले भी मैंने उसी से रिवीजन किया। प्रैक्टिस के लिए जाहिर सी बात है अलग अलग किताबों का इस्तेमाल करता है इंसान, है ना, प्रैक्टिस करता है क्वेश्चंस, लेकिन पूरा अगर आपने एक जगह पर नोट्स बनाने में अगर अपना टाइम अभी इन्वेस्ट कर लिया और ढंग के नोट्स बना लिए, ये नोट्स तुम्हें आज नहीं आगे जाकर के भी काम देंगे, काम आएंगे। और आप याद रखो क्लास 12th के बाद आपको CUET के लिए भी तैयारी करनी है, तो अगर अभी नोट्स बना लेते हो तो ये नोट्स आपको CUET के टाइम पे भी बहुत मदद देने वाले हैं। आपको बार बार किताबों में जाकर के अपना दिमाग नहीं घुसाना पड़ेगा, वो केवल वो आपके हाथ में मुट्ठी में जो आपके नोट्स होंगे ना, वो आपको पूरी किताब का फायदा दे देंगे और कम से कम समय में देंगे। तो इसलिए ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें,
ठीक है। सो आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कि भाई नोट्स बनाने कैसे हैं, क्या तरीका होता है नोट्स बनाने का, क्या एक्चुअल में लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, क्या महत्व है नोट्स बनाने का। ये सारी चीज़ें मैंने, सारे जितने भी डाउट्स आते हैं मेरे पास बच्चों के, वो सभी डाउट का जवाब देने की कोशिश करी है मैंने इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको अच्छे से ऐसे पर्सनल लेवल पर मैं समझा सकूँ कि भाई देख, नोट्स ऐसे बनते हैं इसलिए ज़रूरी है, और पढ़ के टॉप भी कर सकते हैं, और ये चीज़ें करो, ये बच्चे गलत करते हैं, इनको सुधारो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा सब कुछ। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, मेरा नाम है निकिता सिंह, और ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के दोबारा से मिलूंगी मैं आप सभी से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।